शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ का नाम सुना होगा ना। तो एससीओ जो है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। ये झंडे देख रहे हो, ये सारे सारे देश जो हैं, भारत का भी झंडा इसमें है, ठीक है। इंडिया भी इसके अंदर में क्या है, मेंबर है, एससीओ का मेंबर है। इसका हेड ऑफिस शंघाई के अंदर है, जो चाइना के अंदर है दोस्तों। भारत इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं था, बट हाँ यस, इंडिया इज द मेंबर ऑफ द शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ। तो जो एससीओ है ना, उसकी बैठक होती रहती है मंत्रियों की, ठीक है, हाई लेवल स्टेट लेवल बैठक होती रहती है। तो अभी क्या हुआ है कि आपके जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है ना, उनकी बैठक हुई है एससीओ में, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है ना, ये सारे जो देश हैं, ठीक है, जिनके आप झंडे यहाँ देख रहे हो, सारे देशों के बेसिकली जो आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर है ना, वो एक जगह पे बैठे हैं और उन्हें बातचीत की है दोस्तों खेती के विषय पे। कोविड के बाद में दोस्तों, कोविड से, कोरोना से हर चीज प्रभावित हुई है, लेकिन गाड़ी नहीं बनी भाई, आपकी इंडस्ट्री ठप हो गई, गाड़ी नहीं बन रही, कोई बात नहीं, बिना गाड़ी काम चल जाएगा। लेकिन एग्रीकल्चर एक ऐसा एरिया है, ठीक है, कि अगर वो प्रभावित हुआ है तो उससे फूड प्रोडक्शन आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस। और अगर फूड प्रोडक्शन रिड्यूस हो रहा है दोस्तों, तो वो एक चिंता की बात है, ठीक है। तो ऐसे में अभी एससीओ ने एक बैठक की है, एक मीटिंग बुलाई है कि देखते हैं कि फूड के ऊपर क्या सिनेरियो है। तो भारत ने बताया कि इंडिया में सब बिगड़ गया, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में फिर भी ग्रोथ रही है ना। और भारत जो है लगातार सपोर्ट कर रहा है अपने किसानों को, ठीक है। ये सारी बातें वहां पर बताई गई है। आप समझ रहे हो मेरी बात को। मैं कह रहा हूं कोविड के इस दौर के अंदर में, जहां हर चीज जो है आपकी गड़बड़ाई है, हर चीज में प्रॉब्लम रही है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई है, ऐसे में ठीक है, यहां पर ये देखा गया है एससीओ की एग्रीकल्चर मिनिस्टर की बैठक में देखा गया है कि एग्रीकल्चर कितना सेफ साइड रहा है। अगर नहीं रहा है तो भाई जितने भी एससीओ के देश हैं आपस में कोऑर्डिनेशन करेंगे, तालमेल बिठाएंगे, और अगर कहीं पर फूड का शॉर्टेज हो रहा है तो वो क्या करेंगे, उसकी सप्लाई के अंदर में मदद करेंगे। तो ये सारा इसका उद्देश्य था। तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र तोमर जी जो हैं, उन्होंने जाके भाषण दिया, जाके नहीं, वर्चुअल हुआ है। तो ये वर्चुअल हुआ था दुशांबे, तजाकिस्तान की जो कैपिटल है, वहां पर वर्चुअली इसको क्या किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था। तो भारत ने बताया कि भाई बाकी सब बर्बाद हो गया, लेकिन हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़िया काम किया है, ठीक है। हमारे नरेंद्र तोमर जी जो हमारे मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर जी हैं, उन्होंने बोला है कि भारत हर वो संभव प्रयास कर रहा है जिससे भारत के किसान जो हैं वो आगे जा पाए। सरकार पूरी उसके लिए कर्मठ है, निष्ठाबद्ध है। हम 2022 तक किसानों की आय दुगना करने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। हम सारी चीजें जो हैं इसमें बताई गई है। चलिए, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अभी यूनियन मिनिस्टर जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र तोमर जी, उन्होंने 6ठी मीटिंग एड्रेस की है। किसकी, एग्रीकल्चर मिनिस्टर की, एससीओ के एग्रीकल्चर मिनिस्टर की 6ठी बैठक को एड्रेस किया है। ये मीटिंग जो है दोस्तों, ये तजाकिस्तान की जो कैपिटल है दुशांबे, ठीक है, वहां पर इसको कराया गया है। और सारे के सारे जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी देश हैं, उसके जितने भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, सबने इसके अंदर में हिस्सा लिया है, सबने इसके अंदर में भाग लिया है। सर, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस समिट? इस समिट का महत्व क्या है? देखो, महत्व तो समझाता हूं। पहले मैंने बताया ना आपको, कोविड के इस दौरान समय में जहां दुनिया में सारी चीज डिसरप्ट है, एग्रीकल्चर जो है अगर वो डिसरप्ट होता है तो उसके मतलब कॉन्सिक्वेंसेस खतरनाक हो सकते हैं। खतरनाक क्यों हो सकते हैं बताओ, आप बताओ, सोच के देखो। अरे खतरनाक हो सकते हैं ना सर, खाना नहीं मिलेगा, दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए हमने बताया है, ठीक है, ये जरूरी था, है ना। एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और इन देशों में अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है एग्रीकल्चर में, अगर उसकी वजह से फूड की डेफिशिएंसी आ रही है, तो इनको आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। तो इसी के लिए कि ये समिट जो है हुई है, इट इज इंपॉर्टेंट टू ऑर्गेनाइज द एससीओ एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑन स्ट्रेंथनिंग द कॉपरेशन इन द फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, स्पेशली इन दिस चैलेंजिंग टाइम्स ऑफ द कोविड-19। जरूरी था भाई, कोविड-19 के इस चैलेंजिंग टाइम पे इनकी बैठक बुलाना जरूरी था, कंसिडरिंग दैट कोविड-19 पैंडेमिक में हैव लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन ऑन द फूड सिक्योरिटी। हो सकता है कि इस कोविड की वजह से भविष्य के अंदर में भी हमारे पास लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन आ जाए, लंबे समय तक हो सकता है। ये जो हमारी फूड सप्लाई है उसको ये प्रभावित कर सकता है, हमारी जो सप्लाई चेन है उसको प्रभावित कर सकता है। देयर इज अ नीड फॉर क्लोज इंटरैक्शंस एंड कोऑपरेशंस अमंग द कंट्रीज टू कीप द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द फूड सप्लाई चेन्स टू सेफगार्ड फूड एंड न्यूट्रिशन। तो जरूरी है यार, हमें लंबे समय तक जो हमारी फूड सप्लाई जो है, हमारी जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है, उसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, और लंबे समय तक उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसीलिए इस प्रकार की बैठक कराना जरूरी था।
इसकी की हाइलाइट्स क्या थी ये तो मैंने बताया, इसका इंपॉर्टेंस क्या सबमिट का जरूरी था भैया। एक हमारा इतना बड़ा संगठन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो अगर मान के चलो इनका मानना है कि कोविड से लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस आए होंगे, सो उसको हम क्या कर पाए, टैकल कर पाए क्लोज कोऑर्डिनेशन के माध्यम से, यही इसका उद्देश्य रहा है। हाइलाइट्स क्या है दोस्तों, इसने बताया, भारत में बताया कि हमने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, इनोवेटिव स्टेप्स लिए हैं, हमने इनोवेटिव टेक्नोलॉजी ली है, और इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। जब कोविड हुआ था तो किसानों को सपोर्ट करने के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए बहुत आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज जो है वो लेके आए गए थे दोस्तों। एंड देयर डिसेमिनेशन फ्रॉम लैब टू लैंड एम्पावर रूरल यूथ फार्मर्स एंड द फार्म वुमेन्स। तो भारत सरकार जो है ग्रामीण युवाओं, किसानों और कृषि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, नवीन तकनीक को विकसित करने के लिए प्रयोगशाला में भूमि से, ठीक है, किस प्रकार से प्रयोगशाला तक से भूमि तक चीजों, लैब में आप कुछ टेस्ट कर रहे हो, उसका रिजल्ट कब मिलेगा, जब आप उसको खेत तक लेके जाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने कोई नया बीज बना लिया, ये बना लिया, वो बना लिया, जब तक वो लेबोरेटरी से फील्ड पे नहीं जाएगा उसका जो बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं एक बात बोल देता हूं प्यारे बच्चों, आपको लगता है कि जैसे थोड़ा सा टॉपिक बड़ा हो जाता है या ये जो करंट अफेयर है ये एक्सटेंड हो जाता है। देखो, पहली बात तो 10 टॉपिक कवर करने वाला हूं मैं। दूसरी बात क्या होता है दोस्तों, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस कराना, रिलेटेड सर्च पे बात करना, पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन करना, करंट अफेयर पढ़ाना, उससे रिलेटेड मुद्दा बताना, इशू पढ़ाना, फिर उसके ऊपर आपको मेंस आंसर राइटिंग भी करवाना, वो भी बता रहा हूं मैं। तो इसमें समय लगता है, ठीक है, समय लगता है। इसी लेक्चर को मैं आधे घंटे में खत्म कर सकता हूं, बट कोई फायदा नहीं है। अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट है, दिस इज द राइट वे टू डू द थिंग्स। अदरवाइज हम तो अलग अलग काम और भी कर रहे हैं, हम शॉर्ट वीडियोस भी बना रहे हैं, ठीक है, हम छोटे छोटे टाइम पे आधे घंटे में न्यूज़पेपर भी कवर कर रहे हैं, कर लो अगर आप वहां से कर सकते हो तो। बट दिस इज एसेंशियल, ये आपका फंडामेंटल है, मतलब इसके बिना कोई चीज आपकी पूरी नहीं हो सकती, मैं बता देता हूं आपको। The minister stated that the agriculture sector India has performed well। हमने कोरोना के टाइम पे भी देखा कि भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। Along with the food production, export has also registered significant growth। भारत के अंदर ना केवल, ठीक है, खाद्य उत्पादन के अंदर में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि अगर हम बात करें, हमने निर्यात में भी बहुत उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है, भारत से निर्यात भी बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है। तो ये सारा का सारा हमारी जो खाद्य सुरक्षा है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा के अंदर में योगदान दिया है। इंडिया ने क्या किया भाई, ज्यादा फूड, भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। सो इसके डायरेक्ट इंप्लीकेशन क्या है कि भारत में जो एक्स्ट्रा था, सरप्लस था, वो हमने क्या किया दोस्तों, बाहर एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। तो उससे भी क्या हुआ है दोस्तों, वर्ल्ड के अंदर में एक ग्लोबल फूड सिक्योरिटी जो है वो बढ़ी है। आगे देखते हैं दोस्तों, श्री तोमर मेंशन दैट द गवर्नमेंट इज डिटरमाइंड टू अटेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टू एंड द हंगर। सरकार, नरेंद्र सिंह तोमर जी जो है कह रहे हैं कि सरकार पूरी तरीके से निष्ठाबद्ध है, हम हंगर को, ठीक है, हम भुखमरी को, हम गरीबी को, हम पूरी तरीके से हटाने के लिए निष्ठाबद्ध हैं, कार्यरत हैं, और हम उसको हटा के रहेंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। He further emphasized that बायोफोर्टिफाइड, हमने ये भी बताया कि भारत में हंगर को हटाने के लिए हम बायोफोर्टिफिकेशन भी कर रहे हैं। बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब क्या है, चावल के अंदर कुछ तो नेचुरली चीजें पाई जाती हैं, बट हम जबरदस्ती के हम क्या करें, उसमें कुछ मिनरल्स और ऐड कर दे, इसको बोलते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। चावल के अंदर हमने आयरन ऐड कर दिया, बायोफोर्टिफिकेशन। तो उन्होंने कहा कि हम बायोफोर्टिफिकेशन के ऊपर में भी ध्यान दे रहे हैं दोस्तों। वेराइटीज आर ए सोर्स ऑफ स्टेपल डाइट्स rich in micronutrients are being promoted to address the aspect of malnutrition in the country। देश के अंदर में जो आपका माल न्यूट्रिशन है, ठीक है, कुपोषण है, उसको दूर करने के लिए हम सूक्ष्म पोषक तत्वों और फोर्टिफाइड किस्मों की जो आपकी फसलें हैं उस पर भी हम ध्यान दे रहे हैं। He expressed that the government with the goal to double भारत, उन्होंने बताया कि भारत पूरी तरीके से किसानों की आय दुगना करने के लिए प्रतिबद्ध है, और भारत उसके लिए काम भी जो है वो कर रहा है, ठीक है। अब बात आती है सर, ये संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, इसकी बात आती है दोस्तों, ठीक है, यहां पर बात आती है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है क्या, एससीओ है क्या, ठीक है। एससीओ की हम बात कर रहे हैं, एससीओ है क्या, एक नंबर का सवाल दूंगा आज आपको एससीओ से। इंटरनेशनल रिलेशन आपने बहुत पढ़ी है ना, ठीक है, बहुत पढ़ी है आपने आईआर, आज आपसे आईआर पे एक बहुत अच्छा सवाल दूंगा मैं आपको, ठीक है। चलिए देख लेते हैं पहले, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है क्या। एक ये परमानेंट बॉडी है, याद रखोगे परमानेंट बॉडी है, इट्स अ परमानेंट इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया में है, इंटरनेशनल है, इंटर गवर्नमेंटल मतलब बहुत सारी सरकार जो है इसके अंदर शामिल है, ठीक है। तो ये एक संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल आपका ऑर्गेनाइजेशन है।
इसकी जो शुरुआत थी वो जून 2021 में जून 2001 में की गई थी, सॉरी, ठीक है। इसका जो स्थापना है वो जून 2001 में अनाउंस की गई थी। कहां पर? शंघाई के अंदर, चाइना के अंदर है। बाय द रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान। कौन कौन से फाउंडिंग मेंबर थे? तो रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, उसके बाद में किर्गिज रिपब्लिक, रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान एंड रशिया फेडरेशन। ये 5 देश थे, ठीक है। कितने हैं? 5 कंट्रीज हैं। These 5 countries are the founding member। तो अगर आपसे सवाल पूछ ले क्या क्या इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द एससीओ, तो आपका जवाब रहेगा सटाक से ना, भारत इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं है। फाउंडिंग मेंबर कौन थे? रशिया, चाइना, उज्बेकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। दीज आर द 5 कंट्रीज जिन्होंने मिलके एससीओ की नींव रखी थी। इन्होंने मिलके एससीओ की नींव रखी थी। तो ये है, भारत इसका सदस्य जरूर आता है। इसकी स्थापना 2001 में की गई थी शंघाई के अंदर, जो चाइना में, और शंघाई के अंदर इसका हेड ऑफिस भी है। इन द हिस्टोरिकल मीटिंग ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ एससीओ। अब ये जो एससीओ की अलग अलग मीटिंग होती रहती है, जैसे इसने बोला ना हेड ऑफ स्टेट काउंसिल, ऐसे ही आपके फॉरेन मिनिस्ट्री की बैठक होती रहती है, ऐसे ही आपका डिफेंस मिनिस्ट्री की बैठक होती रहती है, ऐसे इसके अंदर एक रैट्स की बैठक होती है, रैट्स, वो भी इसी के अंदर आता है। तो ऐसे बहुत सारे इसका स्ट्रक्चर है, एससीओ का ना फंक्शनिंग का एक स्ट्रक्चर है, जो मैंने आपको से पूछा है, ठीक है, वो आपको बताना है। इन द हिस्टोरिकल मीटिंग ऑफ द हेड्स ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ एससीओ हेल्ड इन जून 2017 इन अस्थाना, जो 2017 में जो अस्थाना के अंदर बैठक हुई थी ना, वहां पर भारत को और पाकिस्तान को इसकी मेंबरशिप मिली। रशिया लेके गया इंडिया को, तो चाइना ले आया किसको? अपने बच्चे को, पाकिस्तान को, ठीक है, उसको ले आया। वो कह रहा है हम भी रहेंगे। अच्छा, इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है एससीओ की, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है चाइनीज एंड रशिया। दीज आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द एससीओ, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। ये क्या है दोस्तों? ये आपकी इसकी लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। मेंबरशिप की बात करें तो दोस्तों कौन कौन से देश हैं इसके मेंबर हैं? जो कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। दीज आर द नेशंस। जो क्या हैं दोस्तों? ये इसके नेशंस हैं, ये इसके मेंबर हैं, ठीक है। ये इसके क्या हैं दोस्तों? सारे के सारे मेंबर देश हैं जिसके पास इनकी मेंबरशिप है। आगे बढ़ते हैं यार, आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे देश हैं जिनको ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया, जैसे अफगानिस्तान को, बेलारूस को, ईरान को, मंगोलिया को, इनको ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है, ठीक है। अभी इनको परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिल रही है, दे आर ऑब्जर्वर स्टेट। अब ये बात हो गई हमारी खत्म। अब देखो, मैंने बताया ना यूपीएससी की आदत क्या है, ये मुद्दा है, न्यूज में है, तो यहां से सवाल पूछा जाता है। तो वो सवाल पूछेगी रिलेटेड सर्च में आपसे क्या? स्ट्रक्चर ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने अभी बताया ना, हेड ऑफ द स्टेट की बैठक होती है, ऐसा पूरा एससीओ का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? रैट्स की बैठक होती है, ठीक है, वो क्या है? तो ये पूरी की पूरी आपसे पूछा। तो स्ट्रक्चर ऑफ एससीओ, एससीओ का स्ट्रक्चर, उसके बाद रैट्स मतलब रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, रैट्स, ये क्या है? भारत के लिए इसका महत्व क्या है? इंडिया के लिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ये आपको पढ़ना है मेंस के लिए, ये मेंस में काम आएगा आपको, ठीक है। ये आपको अभी से ध्यान रखना है। स्ट्रेंथ एंड चैलेंजेस फॉर एससीओ। आपको क्या लगता है एससीओ की क्या स्ट्रेंथ है और क्या इसके चैलेंजेस? ऑब्वियस बात है, देखो रशिया, इंडिया, चाइना, इंडिया और चाइना मतलब आधा दुनिया एक साइड हो गया है, ठीक है। इतनी जनसंख्या तो ऑब्वियस बात है, 17% इंडिया के पास पॉपुलेशन है, ठीक है। ऐसे ही 18, 19, 20% चाइना के पास, मतलब 2 देश जो हैं ये मिला के 35 से 40% जनसंख्या दूरी दुनिया की लेके बैठे हैं। किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, ये सब मिलके मतलब ऑलमोस्ट हम 45% दुनिया की जनसंख्या की बात कर रहे हैं, एससीओ की बात जब हम करते हैं तो, ठीक है। इतनी बड़ी जनसंख्या की बात करें तो स्ट्रेंथ तो है, ऑब्वियस बात है, डेमोग्राफी स्ट्रेंथ है। तो आपको इसके चैलेंजेस भी बताने, स्ट्रेंथ के साथ साथ चैलेंजेस क्या हैं, ठीक है, ये आपको बताने हैं। हो जाएगा भाई, ये रिलेटेड सर्च में आपको काम करना है। एक तो एससीओ का स्ट्रक्चर, रैट्स के बारे में, भारत के लिए इसका महत्व क्या है, साथ साथ में इसके स्ट्रेंथ एंड चैलेंजेस क्या हैं इसके, ये बताने हैं आपको। उसके अलावा प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है सर, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स? प्रीलिम्स में सवाल क्या पूछा जाएगा आपसे? देखो एससीओ से घुमा फिरा के सवाल पूछ लेगा। अगर आपको सवाल देखने हैं तो आप मेरे साथ 10 बजे जुड़ना ना भूले, 10 PM के 10 PM पे आप मेरे साथ कहाँ जुड़ोगे दोस्तों? 10 PM पे आप जुड़ोगे मेरे साथ आपकी ऐप के ऊपर, ठीक है। अनअकैडमी की जो लर्निंग ऐप है वहां पर हम क्या करेंगे दोस्तों, आपके लिए एक स्पेशल क्लास हम कंडक्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, सारी की सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। उसके अलावा इसकी मेंबर कौन कौन है, कब इसकी स्थापना हुई, कौन को ऑब्जर्वर स्टेटस है, ऐसे सवाल, चुरकुट सवाल पूछे जा सकते हैं। एससीओ की जो परमानेंट बॉडीज हैं इसके अंदर वो कौन कौन सी है?
सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन सी है, मतलब सबसे टॉप पे कौन डिसीजन लेता है एससीओ के लिए, ठीक है। भारत ने इसको कब ज्वाइन किया, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है कि नहीं है, ठीक है, तो पाकिस्तान इसका मेंबर है कि नहीं, ऐसे चुरकुट सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे शास्त्री जी के लिए हिंदी भाषाओं में जो है उल्लेखनीय योगदान जिनका है। उनके अलावा मेन स्पेसिफिक मेंस का सवाल यहाँ पर भी है, ठीक है, मेंस आंसर राइटिंग यहाँ पर भी कर सकते हो। और बहुत जबरदस्त सवाल दिया है मैंने, बहुत अच्छा सवाल दिया है। भारत एससीओ का मेंबर है, ठीक है, एससीओ का मेंबर होने से क्या भारत को मिल गया, कौन सा खजाना मिल गया, और क्या भारत के लिए चैलेंजेस आ गए। ऐसा नहीं एससीओ को ज्वाइन जब कर ली, एससीओ में चाइना है, रशिया है, यूरोप और तो पूरा का पूरा जो अमेरिका है जिसको हम वेस्ट बोलते हैं, दोनों खिलाफ हैं। अमेरिका भी रशिया के खिलाफ है, अमेरिका चाइना के भी खिलाफ है। तो ऐसे में जब भारत इनके साथ में क्लोज अलाई बन रहा है, एससीओ का मेंबर बन रहा है, तो चांसेस हैं कि हमारा जो वेस्ट कॉपरेशन है वो हम लूज कर दें। समझ में आ रही बात। और इधर सिर्फ जनसंख्या का पिटारा लेके बैठ गया, क्योंकि चाइना तुम्हारी मदद करने वाला है नहीं, ठीक है। रशिया हमारा दोस्त था, बट आजकल हमारे संबंध रशिया के साथ अच्छे हैं नहीं। तो भारत जो है कितना गेन करेगा और कितना लूज करेगा, ये बात आपको बतानी है। बहुत अच्छा सवाल इसके ऊपर रखा गया है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्कस द बेनिफिट एंड चैलेंजेस ऑफ द एससीओ मेंबरशिप फॉर द इंडिया। भारत के लिए चैलेंजेस क्या हैं एससीओ मेंबरशिप के, वो आपको बताने हैं। भारत क्या मिल गया उसको और क्या खो दिया उसने, दोनों बताने हैं, है ना। तो आप कैसे लिखोगे, बहुत आसानी से लिख सकते हो, बहुत आसानी से लिख सकते हो आप दोस्तों। पहला इंट्रो, ठीक है, उसके बाद में बॉडी, और उसके बाद में दोस्तों कंक्लूजन। देखो इंट्रो में क्या बात करते हैं, इंट्रो में बात करते हैं दोस्तों कीवर्ड। हमेशा मैंने बताया कीवर्ड पकड़ लो। कीवर्ड क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर एससीओ, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो आप इसके बारे में बेसिक बता दो ना यार, ठीक है, इसके बारे में बेसिक लिख दो यहाँ पर, ठीक है, बेसिक बता दो, फॉर्मेशन बता दो, ठीक है, मेंबरशिप वगैरह ये बता दो। उसके बाद में जब बॉडी में बात करो तो मैंने आपको बताया, देखो दो उस पर बात करनी है हमें, ठीक है। इस पे 4 से 5 पॉइंट लिखने का प्रयास करो। अब 5 पॉइंट क्या क्या लिखोगे, देखो पहली तो बात हम एससीओ के बारे में ही कर लेंगे भाई। ऊपर तो बेसिक बताया, एससीओ के बारे में बताएं, कब स्थापित हुई, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, कब कैसा नहीं है, ठीक है। इसके बाद में इसकी मेंबरशिप पे बता दोगे आप। अब मेंबरशिप आपको इंडिया स्पेसिफिक बतानी है, आपको नहीं बताना कि उज्बेकिस्तान ने कब ज्वाइन किया, आपको बताना है इंडिया ने इसको कब ज्वाइन किया। अब जब ज्वाइन कर लिया तो कुछ हमें फायदे हुए होंगे, बेनिफिट्स, सो हम बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे। साथ साथ में कुछ हमारे सामने चैलेंजेस भी हैं। भाई बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा, दुनिया का इतना बड़ा हिस्सा है, 45 से 50% पॉपुलेशन है, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है डेमोग्राफी साथ है, डेमोग्राफिक डिविडेंड का कुछ तो फायदा होगा, है ना। तो ये है पूरी सिग्निफिकेंट अमाउंट में इतने लोग हैं तो डिमांड बहुत है, डिमांड को कंट्रोल किया जा रहा है, तो बहुत सारी चीजें हैं। नुकसान भी है इसके, जैसे बताया वेस्ट से हम एलिनेट हो रहे हैं। भाई चाइना और रशिया दोनों ऐसे देश हैं जिनसे वेस्ट नाराज रहता है, तो हो सकता है हम इनके साथ अलाइन हो तो वो हमसे रुष्ट हो जाएं, ठीक है, वो भी एक चैलेंज है यहाँ पर। तो ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। और आखिरी में क्या खोया और क्या पाया, अंत में बैलेंस करके, ठीक है, कि जरूरी है हमें जो अपना, जैसे हमारी जो इन्वेस्टमेंट होती है ना अलग अलग जगह पे करते हैं, इसी प्रकार से हमारे अलग अलग देश के साथ, अलग अलग संस्थाओं के साथ में, ठीक है, जो रिलेशन है वो भी डाइवर्सिफाई होने आवश्यक हैं। तो उसके बारे में भी आप यहाँ बताओगे। तो दिस इज द मेन स्पेसिफिक। तो ये आपका मेंस के लिए हो गया। वैसे मैंने आपको बताया अनअकैडमी आपको जीएस के अंदर में 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन दे रही है, प्लस और आइकॉनिक। जीएस के अंदर मिलते हैं आपको ये 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन। जीएस के अंदर में जो प्लस सब्सक्रिप्शन होता है उनके प्राइस ये हैं, बट जैसे ही आप मेरा कोड लगाओगे, मेरा कोड है सुमित10, तो आपका डिस्काउंट क्या हो जाएगा, आपका डिस्काउंटेड प्राइस ही हो जाएगा। इसी प्रकार से आइकॉनिक में भी ऐसा ही होता है। ये हमारे क्या है, ये हमारे आपके नॉर्मल प्राइस है, बट ये जब आप मेरा कोड लगाओगे तो दीज आर द माई डिस्काउंटेड प्राइसेस, ये मेरे डिस्काउंटेड प्राइसेस है, प्लस और आइकॉनिक, ठीक है। सो याद रखिएगा बच्चों, ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको इस करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाती है, प्लस मेरी क्लास का नोटिफिकेशन सारा आपको यहीं मिलता है। ये मेरा कोड है सुमित10 जो आपको यूज करना है फॉर अनअकैडमी के लिए, डिस्काउंट के लिए। सो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया। सो गाइज अगर लेक्चर पसंद आया प्लीज़ दोस्तों लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आपके सपोर्ट से ही दोस्तों मैं इस चैनल को हर स्टूडेंट के बीच में लेके जा सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू। और हाँ, नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।